अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, यहाँ हम मौजूद हैं हसनात कॉलेज में। मुस्लिम उम्मा की अमेरिका, बरतानिया और दुनिया भर में तर्जमान की हैसियत से खिदमत सर अंजाम देने वाली शख्सियत आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। डॉक्टर इक़्तिदार करामत चीमा साहब डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के। इनसे हम बात करेंगे कि बरतानिया, अमेरिका और यूरोप भर के अंदर मुसलमानों को जो आज मसाइल दरपेश हैं, जो मुश्किलात का सामना है और क्या हालात हाजरा कहते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि 9/11 होता है, 7/7 होता है या पेरिस के अंदर अटैक होते हैं जी। तो बरतानिया के अंदर जो बसने वाली मुस्लिम कम्युनिटी है जी। वो जो है वो एक तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाती है, मुश्किलात का सामना जो है उनको करना पड़ता है। इसके क्या वजूहात हैं, क्या आपकी नज़र में इसकी जो है अहमियत? देखिए, असल में बात ये है कि जिन वाक़यात का आपने जिक्र किया है 9/11, 7/7 और हाल में जो पेरिस में अटैक हुए हैं, एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात ये है आज के असर हाज़र में कि लोगों ने और ख़ास तौर से यूरोप के लोगों ने शायद इस मामले को समझा नहीं सही तरह कि इस्लाम जो है वो मुख्तलिफ़ ग्रोहों का, मुख्तलिफ़ रंगों का, मुख्तलिफ़ नस्लों का, मुख्तलिफ़ ख़ित्तों का मज़हब है। ये किसी एक ख़ास रंग, नस्ल या ख़ित्ते का मज़हब नहीं है। और अरबों की तादाद में इस वक्त मुसलमान दुनिया में बसते हैं और इन लोगों में से हर तरह के लोग मौजूद हैं। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे होते हैं, लोगों के अपने अपने अकायद हैं। और जो लोग इंतहा पसंदी या दहशत गर्दी करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं मज़हब के साथ उसका ताल्लुक हो, क्योंकि इस्लाम तो मज़हब है अमन और आशती का। तो किसी का इनफरादी फ़ेल जो है उसका इनफरादी फ़ेल ही तस्लीम किया जाना चाहिए, ना कि उसका ताल्लुक इस्लाम के साथ जोड़ दिया जाए। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है कि जब भी कोई शख्स जो ज़ाहिरन मुसलमान होता है या उसका नाम मुसलमानों वाला होता है, कोई तशद्दुद पसंदाना कार्रवाई करता है तो उसका ताल्लुक इस्लाम के साथ जोड़ दिया जाता है और उसके बाद मज़हब इस्लाम को और मुसलमानों को उसका ज़िम्मेदार ठहरा कर दूसरे मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत सारे हेट क्राइम हो जाते हैं और इस्लामोफोबिया में इजाफा हो जाता है, जिससे मसला हल नहीं हो रहा। मुसलमानों की कसीर तादाद अमन, आशती और दूसरी कम्युनिटियों के साथ अच्छे रवाबित पर यकीन रखती है, लेकिन जब उनको इस्लामोफोबिया का सामना करना पड़ता है तो वो जो अक्सरियत है उसके दिल में भी ये जज्बा पैदा होता है कि क्या वो लोग जो मुनाफरत फैला रहे हैं कि वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हम उनकी मुनाफरत के नतीजे में हम शिकार हो रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि यूरोप इस बात को समझे कि लोगों के इनफरादी अफ़ाल को इनफरादी अफ़ाल के तौर पर ही तस्लीम किया जाना चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ। नॉर्वे में एक शख्स ने खुद को जदीद सलीबी कहकर और कहा कि मैं मज़हब ईसाइयत के लिए मैंने 72 लोगों को मार दिया, जिसमें मासूम औरतें भी थीं, बच्चे भी थे। किसी ने ये तो नहीं कहा कि इसका ज़िम्मेदार मज़हब ईसाइयत है, क्योंकि उस शख्स का इनफरादी फेल था। इसी तरह अमेरिका में एक गिरजाघर के पादरी ने कुरान मजीद को की बेहुरमती की, उसको जलाने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों की अप्रोच रही कि ये शख्स जो है ये इसका इनफरादी फेल है, ना कि इसका ताल्लुक हम मज़हब ईसाइयत के साथ जोड़ दें। तो इसी तरह से जब वो लोग जो इस्लाम का नाम बदनाम करना चाहते हैं और यहाँ कम्युनिटी को डिवाइड करना चाहते हैं, जब वो इस तरह की मुनाफरत पसंदाना और तशद्दुद पसंदाना कार्रवाइयाँ करें, तो बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिटियाँ मुसलमानों के साथ खड़ी हों, ना कि उन्हें इस्लामोफोबिया का शिकार। डॉक्टर साहब, आपने बारहा जो है अमेरिका के अंदर जो है जाके तर्जमानी की मुस्लिम उम्मा की, और बेशुमार आपने कांग्रेस के अंदर दूसरे जो है प्लेटफार्म में नुमाइंदगी का जो है हक अदा किया। यहाँ देखने को ये भी आता है कि अमेरिका के एक सदारती जो रिपब्लिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बारहा कहा कि जी ये मुसलमान जो हैं यहाँ अमेरिका में इनकी एंट्री बंद की जाए। फिर दूसरे लम्हे ही उन्होंने कहा कि जनाब ये जितनी दहशत गर्दी है, इंतहा पसंदी है, उसका जो है वो फोकस जो है मुसलमानों पे रखा गया कि मुसलमान ही ये तबाही फैला रहे हैं, दहशत गर्दी फैला रहे हैं, इंतहा पसंदी फैला रहे हैं। आज भी उनका यही कहना है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ईसाइयत से या दूसरे जो गैर मज़हब है, यहूदियत है, उनसे नफरत करती है। तो उसमें क्या समझते हैं कि एक सुपर ताकत जो दुनिया के अंदर है, जिसकी जो बात है वहाँ के उम्मीदवार जो सदारती उम्मीदवार है बड़ी माने रखती है,
तो उसकी क्या वजूहात हैं, किस लिए ये दुश्मन जो है पॉलिसी जो है, इस्लाम दुश्मन और मुसलमान दुश्मन पॉलिसी अपनाई जा रही है? देखिए, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक सदारती उम्मीदवार हैं, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और ये अमेरिका की बदकिस्मती है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग जो हैं वो सदारती उम्मीदवार बनकर सामने आ रहे हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी कह रहा है उसके ज़ाती इनफरादी ख्यालात हैं, और ज़रूरी नहीं है कि अमेरिकी कौम या अमेरिकी नुमाइंदगान इससे इत्तफाक करते हैं। मेरी बहुत ज़्यादा अमेरिकन पार्लियामेंटेरियन से और दूसरे जो डिपार्टमेंट है उनसे इंटरेक्शन रहती है, और मैं आपको ये बात पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि इस्लाम के ख़िलाफ़ इस तरह के मुनाफरत पसंदी पर जो मबनी ख्यालात हैं वो सब लोगों के नहीं हैं। और आपको ये भी अब पता होना चाहिए कि अमेरिका के अंदर ही बहुत सारे लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की इन ख्यालात की जो है वो सख्ती से ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि उसके खिलाफ खड़े हुए, उसकी कुछ रैलियाँ कैंसिल हो गई हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि मेरी अमेरिकी सियासत पर बड़ी गहरी नज़र है, कभी भी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर नहीं बनेगा। और मैं ऑफ द रिकॉर्ड बता दूं, क्योंकि मेरे मुख्तलिफ रिपब्लिकन कांग्रेसमैन से इंटरेक्शन रहता है, अगर खुदा न खास्ता वो रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार के तौर पे सामने आ रहा है और आ जाता है और उसकी नॉमिनेशन हो जाती है, तो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उससे लाताल्लुकी का इजहार कर देंगे और उसको कभी भी रिपब्लिकन। लेकिन यहाँ ये बात भी हम कभी भी जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो साबका जो है डायरेक्टर भी रहे हैं CIA के, और असर व रसूख होता है जो खुफिया ताकतें हैं या अदारे हैं हर कंट्री के अंदर। तो आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसी प्लानिंग या कोई ऐसी गेम हो सकती है पसे मंज़र के जिसके हवाले से इनकी जो सदारती जो उम्मीद है उसको हमवार किया जाए, उसके लिए रास्ता जो है बनाया जा सके? देखिए, बात यह है कि मैं कंस्पायरेसी थ्योरीज पे यकीन नहीं रखता, क्योंकि मैं जो अमेरिकन सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट है उसको बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ। वहाँ हर शख्स की एक चेक एंड बैलेंस और एहतसाब का सिस्टम मौजूद है। सो कोई ये कहे कि कोई भी फैसला जो है वो एक शख्स कर लेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा, तो ऐसी बात नहीं है। वहाँ इदारे हैं जो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं डिसीजन मेकिंग का और फैसले लेने का। तो इस तरह की कोई बात होती हुई मुझे नज़र नहीं आती। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसका एक अपना हल्का असर है, और ये बड़ा बदकिस्मत है इस मामले में कि इसने इस तरह का रवैया इख्तियार कर लिया है। लेकिन मेरे ख्याल में आने वाले कुछ वक्त में क्लियर हो जाएगा कि हिलरी क्लिंटन यकीनन बहुत स्ट्रांग उम्मीदवार हैं, और वो मेरा ज़ाती ये ख्याल है, मेरा एनालिसिस भी है कि हिलरी क्लिंटन ही आइंदा अमरीकी सदर बनेंगी। और उनके ख्यालात ऐसे नहीं हैं, ना इस्लाम के बारे में, ना मुसलमानों के बारे में, ना उन खित्तों के बारे में जहाँ मुसलमान हुकूमत करते हैं, बल्कि जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहीं, अमेरिका की वज़ीर ख़ारजा रहीं, तो उनके मशरक़ वस्ता के बहुत सारे मुसलमान ममालिक के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो इसलिए हमें जो है वो उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाली जो अमेरिकी हुकूमत होगी वो डेमोक्रेट्स की ही होगी, क्योंकि रिपब्लिकन उम्मीदवार और रिपब्लिकन हुकूमत जब भी आई है उससे मशरक़ वस्ता में क्या दुनिया के दीगर इस्लामी ममालिक में मुसलमानों के लिए एक बड़ा कड़ा वक्त आया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ओबामा के जाने के बाद आइंदा हुकूमत भी डेमोक्रेटिक होगी, जिसकी सरबराह जो हैं वो मिसेस क्लिंटन होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि उन्होंने कहा कि ये जो इराक जंग थी एक बहुत बड़ी गलती थी, और उसके हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं वो एक दुनिया के अंदर जो तब्दीली के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं, और उसकी हफाजत के लिए जो हम अपनी फोर्सेस हैं वो अफ़गानिस्तान में रखेंगे, और उससे जो है कंट्रोल में भी जो है हमें मावनत मिलेगी। तो उस बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या उनके अज़ाइम हो सकते हैं या क्या? देखिए, पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो कुछ वजूहात की वजह से अमेरिकन स्क्रूटनी पे बहुत पहले से है, आज की बात नहीं है। अब तो मैं समझता हूँ कि 2006 और 7 में अमरीकी अवामी नुमाइंदगान में इस तरह की कानून साजी लाने की कोशिश की गई कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर खुसूसी नज़र रखी जाए। और जब से पाकिस्तान एटमी मुल्क बना है, अमेरिका की इस पर बहुत कड़ी नज़र है, और दोनों ममालिक के दरमियान जो है एक्सपर्ट का एक्सचेंज होता रहता ताकि पाकिस्तान के जो असासे हैं महफूज हाथों में रहें। एक बड़ी अफसोसनाक जो बात हुई कि जो हमारे कुछ साइंसदान, और मैं कहने में कोई यार महसूस नहीं करता कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जो न्यूक्लियर आर्म्स को ब्लैक मार्केट किया और जो कुछ ऐसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं न्यूक्लियर ट्रेड के बारे में उसकी वायलेशन की,
तो उसके बाद कंसर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए अमेरिका में पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम के हवाले से, और उनको ये फिक्र है कि और पाकिस्तान में ज़ाहिर है अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रब अज़ब के बाद अमन व अमान की सूरत बेहतर हुई है, लेकिन पहले जब तालिबान पेशावर से आगे तक काबिज हो गए थे तो ये भी कंसर्न्स थे कि कहीं वो कूटा एटमी लेबॉर्ट्री पे कब्जा ना कर लें और उसके नतीजे में जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो हथियारों की और एटमी हथियारों की जंग जो है वो दौड़ शुरू हो जाए और कहीं बेच ना दें। तो अब वो सूरत हाल तो नहीं है। बहरहाल अभी जब हाल ही में अमरीकी और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की जो मुलाकात हुई तो उसमें पाकिस्तानी मीडिया तो हाईलाइट करता रहा पाकिस्तान के ऑस्कर अवार्ड को जीतने को और चीज़ों को, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ थी जिसे हमारे मीडिया ने इग्नोर कर दिया वो ये था कि जॉन कैरी ने, जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जो जोहरी प्रोग्राम है या एटमी प्रोग्राम है उस पर ख़ासी बातचीत की, लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने उनको जवाब दिया कि ये हमारी ज़रूरत है और हम इसको जारी रखेंगे। लेकिन आपको पता है कि हाल ही में एक न्यूक्लियर स्टेट्स का जो है समिट होने वाला है वाशिंगटन डीसी में, तो उसमें पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भी शमूलियत करेंगे और ये मुझे लगता है कि उन पर फिर से दबाव डाला जाएगा कि वो पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है उसकी हिफाजत और उसको रोल बैक करने की तजावीज़ भी शायद सामने आए। तो इसलिए पाकिस्तान को बहुत अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए कि वो आने वाले समिट में पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी करें, क्योंकि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए इसका एटमी प्रोग्राम जारी रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम डॉक्टर साहब जहाँ हम मौजूद हैं बरतानिया के अंदर, ये बड़ी जो है पॉलिटिकल हवाले से या दुनिया के अंदर एक मईशत के हवाले से बहुत बड़ी ताकत है, कुव्वत है और बड़ा असर है इसका। और यहाँ हम देखते हैं कि ख़वातीन के हवाले से इस्लामिक जो वूमेन है उसकी लैंग्वेज के हवाले से कि वो इंग्लिश लैंग्वेज से अगर आशना नहीं है तो वो रेडिकलाइजेशन की जो है वो मौजद बन रही है। इसी तरह फिर दूसरी जगह भी ख़वातीन को टारगेट बना रहा है कि जी पाकिस्तानी और जितनी कश्मीरी ख़वातीन हैं जबरी जो शादियां हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है। यानी हर तरफ से हम देखते हैं कि मुसलमानों पर जो है वो काफ़ी कड़ा वक्त दिखाई देता है। तो इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों फोकस किया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को दुनिया में? एक तो मैं ये समझता हूँ इरफान के कुछ हद तक तो ये बात ठीक है कि मुसलमानों को सिंगल आउट किया जा रहा है, उसकी मैं भी हिमायत नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे भी है कि हम कोई भी मुल्क में कोई नई रिफॉर्म आती है तो हम ये समझते हैं कि हम ही शिकार हैं। जैसे पिछले दिनों आउट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन प्रोविजन की बात हुई जिससे तमाम ट्यूशन सेंटर और दीगर मज़ाहिब के जितने लोग जो बच्चों की तालीम देते हैं उनके बारे में कानून साजी थे। हमने समझा कि शायद हमारी मदारिस और मसाजिद के हवाले से जो बात ठीक नहीं थी। जो बात है ख़वातीन के अंग्रेज़ी सीखने की, ख़वातीन को अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए, मैं भी इसकी हिमायत करता हूँ, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों से इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे तो फिर और लोग उनसे कम्युनिकेट करेंगे, और अगर आपको पता नहीं होगा कि आपके बच्चे किस तरह के ख्यालात रख रहे हैं या किस तरह के लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, और आप खुद उनसे बातचीत इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपको इंटरनेट के थ्रू जो ब्रेन वॉशिंग हो रही है आउटसाइडर जी इंटरनेट के थ्रू भी, और फिर हर तरह के ख्यालात आज तक बच्चों तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर वालिदैन को जुबान ही नहीं आती, खासतौर से माओं को, तो फिर उनके लिए मसला है। लेकिन जो मुझे बात इसमें मुनासिब नहीं लगी जिस तरीके से इसका प्रचार किया गया हुकूमत की तरफ से कि सिर्फ मुसलमान ख़वातीन ही की बात की गई। अब इस मुल्क में बहुत सारी और मज़ाहिब की ख़वातीन भी रहती हैं जो साउथ एशिया से हैं, मसलन सिख हैं, हिंदू ख़वातीन हैं, उनमें से अक्सर को अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं आती। दीगर यूरोपियन इस तरह यूरोपियन कंट्री से जो रोमानिया से और दूसरे ममालिक से लोग आए हैं उनको अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं आती। तो हुकूमत अगर ये कहती कि इस मुल्क में हम चाहते हैं कि ख़वातीन और मर्द और सभी लोग अंग्रेज़ी सीखें, और पहले जो हुकूमत थी इनसे पहले उसने अंग्रेज़ी के लिए बहुत सारे अपने वसाइल वक्फ किए थे ताकि लोगों को अच्छी अंग्रेज़ी आए, और हम उसकी हिमायत करते हैं, लेकिन एक कम्युनिटी को सिंगल आउट करना ठीक नहीं है। दूसरी बात है फोर्स्ड मैरिजेस। मसला तो असल में है, जेन्युइन मसला है कि बहुत सारी बच्चियां जो हैं उनको जबरन वालिदैन किसी के साथ उसकी शादी कर देते हैं, जो कि ना तो मज़हब इस्लाम में उसकी कोई गुंजाइश है। मज़हब इस्लाम ने जो मेरी ज़ाती उसके बारे में राय है, जो मैं इस्लाम को समझ पाया हूँ, कि हर मर्द और औरत को ये आज़ादी दी है कि वो इस्लाम की हदूदों के युद्ध में रहते हुए अपनी शरीक हयात का फ़ैसला कर सके। लेकिन हमारा क्योंकि कल्चर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं साउथ एशिया के जिसमें ख़वातीन की मर्जी बाज़ दफ़ा नहीं पूछी जाती, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान, यही तो नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के यहाँ ऐसा होता है। साउथ एशिया के कल्चर में से जो वाबस्ता और मज़ाहिब है उनके यहाँ भी ऐसा हो रहा है। तो इसलिए मुसलमानों को सिंगल आउट नहीं करना चाहिए। हुकूमत अगर जेन्युइनली फील करती है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान, फोर्स्ड मैरिजेज और ये सारे मसाइल हैं
तो ये तभी हल हो सकते हैं जब आपकी एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हो, और उसमें आप मुसलमानों को अलहदा से खड़ा करके दिखाएंगे तो फिर ये मसला हल नहीं होगा। यहाँ जो मसाइल दरपेश हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, यानी इंतहा पसंदी के हवाले से या टेररिज्म के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, यानी जो लैंग्वेज से दूरी है, कल्चर से दूरी है, या दीगर जो मसाइल हैं या फुकदान हैं, या क्या ये भी वजूहात में शामिल हैं ये इस मामले में? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि तालीम का ना होना और मज़हब के साथ वाबस्तगी ना होना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी ब्रिटिश यूथ में जो एक्सट्रीमिज़म है उसको प्रमोट कर रही हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर आपका मज़हब से ज़्यादा लगाव होगा तो शायद आप शिदत पसंदी के करीब हो जाएंगे। मेरी राय उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरी राय ये है कि अगर आपके बच्चों को मज़हब का अच्छा इदराक होगा तो वो शिदत पसंदी और दहशतगर्दी से दूर रहेंगे, क्योंकि मज़हब इस्लाम हम सबको पता है कि इसकी तालीमात जो हैं वो अमन व आशती की हैं, लोगों के साथ रहने की हैं। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तैयबा है वो बार बार उसको अगर आप उसका मुताला करें तो हमें पता चलता है कि आप नबी रहमत थे, रहमतुल लिल आलमीन थे। लेकिन वो लोग जो मज़हब इस्लाम से दूर हैं, जिनके घराने दूर हैं, पेरेंटिंग के मसाइल हैं, वालदैन इकट्ठे नहीं रह रहे, उनके बच्चे जो हैं वो उनकी जो परवरिश है और जिसको हम पेरेंटिंग कहते हैं वो शायद ठीक तरीके से नहीं हो पा रही, और फिर उनकी मज़हब से दूरी की वजह से उनमें फिर एक एडवेंचरिज्म आ जाता है, तजस्सुस पैदा हो जाता है। तो वो फिर जब उनमें एडवेंचरिज्म आता है तो वो फिर उनमें से कुछ लोग जो है वो सीरिया भी चले जाते हैं, इराक चले जाते हैं, वहाँ जाके आईसिस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो हुकूमत को चाहिए ज़रा थोड़ा इस पर रिसर्च करवाए कि जो लोग आईसिस को जाके जिन्होंने ज्वाइन किया, ये दहशतगर्दी या तशद्दुद पसंदी जिन्होंने की है, उनमें से कितने ऐसे लोग थे जो मजहबी घरानों से थे, या उनमें से कितने लोग थे जो मजहब इस्लाम से बहुत वाबस्तगी रखते थे। आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी। पेरिस में जो अटैक हुआ, उसके जो अटैकर्स उनकी आप पढ़िए कि उनके कवायद क्या थे। वो लोग जो जिन्होंने ये सब कुछ करने के बाद उन्होंने शराबें पी, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो नशा करते थे। तो वो कोई मज़हब से जो है वो वाबस्ता लोग नहीं थे, और माशरे के भी वो कोई ऐसे अफेक्टिव मेंबर नहीं थे। वो लोग थे जो माशरे में अपना मुकाम नहीं बना सके, और उनमें एडवेंचरिज्म आया और उन्हें ऐसी हरकतें की। लेकिन ये चीज़ समझने की है कि ये जो दहशतगर्दी है इसका मुसलमानों के साथ ताल्लुक़ नहीं है। मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ इन ममालिक में ना सिर्फ रहती है बल्कि इनको अपना घर समझती है, और यहाँ अमन व आशती के साथ रहना चाहती है। यहाँ जो हम देखना ये चाहेंगे कि जो उलमा मशाइख हैं या मजहबी जो अदारे हैं वो अपना किरदार कैसे अदा कर रहे हैं और कैसे अदा करना चाहिए, कैसे वो इफेक्टिव बना सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को। जी हाँ, मैं ये समझता हूँ कि उलमा मशाइख, हम हर दफ़ा उलमा और मशाइख पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। ये जिम्मेदारी सबकी है, ये जिम्मेदारी आपकी भी है, मेरी भी है। कोई उलमा और मशाइख बेचारों ने कोई जो है वो ठेका नहीं लिया हुआ कि मज़हब से मुतालिक जो चीज़ भी हो वो उन्हीं का जिम्मेदारी। हम सब की जिम्मेदारी, हम सब मुसलमान हैं, हमें अपने घरों से खुद शुरू करना चाहिए। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि उसके साथ साथ ज़रूरी है कि उलमा मशाइख जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यूथ पर तवज्जो दें, हमारी यूथ के साथ इंगेज करें। हमारी मसाजिद जो हैं वो सिर्फ नमाज़ पढ़ने की जगह ना हो, इबादत की जगह ना हो, बल्कि कम्युनिटी सेंटर बनाएं। इस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की अवलीन मस्जिद में सुफ़ा कायम किया, दरसगाह कायम की। तो ये कई दफ़ा हो जाता है कि जनरेशन गैप की वजह से और लैंग्वेज बैरियर की वजह से, शायद हमारे उलमा मशाइख ज़ुबान ना जानने की वजह से, यहाँ कल्चर से नावाकियत की वजह से हमारी यूथ के साथ उस तरह से इंगेज नहीं कर पा रहे। तो वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि महज करारदाद मजम्मत पास कर देना और ये कहते रहना कि इस्लाम जो है वो अमन व आशती का मज़हब है, अगर कहीं कोई कार्रवाई हो जाती है तशद्दुद पसंदाना और बढ़ चढ़ कर कहना हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये काफ़ी नहीं है। हमें अपनी कम्युनिटी के साथ काम करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से नौजवानों के साथ उलमा को अपनी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि उनकी जो दिमागी तौर पर और नज़रियाती तौर पर आबियारी है वो की जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ कम्युनिटी इन पीस के हवाले से हम बात करें, यूरोप में या बरतानिया के अंदर, अमेरिका, दुनिया भर के अंदर जो तारकीन वतन है उसके लिए क्या आप समझते हैं, क्या नुस्खा कीमिया है, क्या आप तजवीज़ करें? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग तारकीन वतन हैं, ये माइग्रेंट्स हैं, ख़ासतौर से जो मुसलमान माइग्रेंट्स हैं, उनके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में और आपकी सीरत में बहुत बड़ा मैसेज है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्का से मदीना हिजरत की और मुहाजिर बनकर वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ जो आपका तर्ज ज़िंदगी और तर्ज अमल रहा वो ऐसा खूबसूरत था कि लोगों ने आपको अपना माना, लोगों ने आपको अपना लीडर बनाया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी। वहाँ लोग जो पहले से मौजूद थे उनको अपना भाई बनाया,
और मदीना की जो जो वेलफेयर है उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया। आप वहाँ यहूदियों के साथ रहे, उनके साथ मुआहदा अमन फरमाया आपने। ईसाइयों के सनाई जो गिरजाघर था उसको आपने प्रोटेक्शन दी। तो अगर हम उस रसूल पर चलेंगे और एक प्रोडक्टिव सिटीज़न बनेंगे इस माशरे का और इन सोसाइटीज़ का, तो लोग हमें वेलकम करेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है उसका नतीजा बिल्कुल उलट निकलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ममालिक जो हैं यहाँ हमें अपने मज़हब की बात करने की, मजहबी इबादत करने की, अपने दीन को मस्बत तरीके से फैलाने की मुकम्मल इजाज़त है, जो कि बहुत सारे सो कॉल्ड इस्लामी ममालिक में नहीं है। और इन ममालिक ने हमें मुआश फराहम किया है, हर तरह की आज़ादी फराहम की है, इसलिए हमें इन ममालिक की कदर करनी चाहिए और इसका एक मस्बत और कंस्ट्रक्टिव शहरी बनना चाहिए। यानी जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है या मौका फराहम किया गया है उससे मस्बत अंदाज में इस्तेफ़ादा हासिल किया जाए। नाज़रीन, हमें बहुत आपने खूबसूरत डॉक्टर साहब की जो है गुफ्तगू सुनी और मैं डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, कीमती वक्त आपने दिया हमारे लिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसान अगर मस्बत पहलू रखते हुए इल्म की तरफ और असल जो शऊर है, आगही है, उसकी तरफ तवज्जो दे तो ये हालात जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, मुसाइब हैं, ये आसानी से जो है वो दूर की जा सकती हैं। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। नाज़रीन, मुझे अपने मेज़बान असम इरफान ताहिर और डॉक्टर इक़्तिदार करामत चीमा साहब को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।